हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अगस्त मंथ की विजन आईएएस की मैगजीन को कवर कर रहे थे, जिसको ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। हमारे कुछ ही पार्ट्स बचे हैं जिसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक को। जैसा कि आपने देखा ही होगा इस मैगजीन में कि काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे आए हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड इस मंथ। इसीलिए चलो फिर स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक को और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या न्यूज़ रही इस महीने चर्चा में। साइंस एंड टेक में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग। देखो, जब हमने पिछले मंथ की जो मैगजीन है उसको कवर किया था, तभी हमने इस बात को देख लिया था कि हाँ, जो चंद्रयान 3 है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। क्योंकि हमें पता ही है कि ये जो मैगजीन है ये 1 महीने पहले की ही न्यूज़ को कवर करता है, पूरे 1 महीने का कंपाइलेशन होता है। इसीलिए हम इस मंथ को इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, जबकि हमको पता ही है कि 23 अगस्त को क्या हुआ था कि चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी, राइट। तो हमने पिछले मंथ की मैगजीन में इस चीज़ को कवर किया था। चंद्रयान 3 क्या है और इसमें क्या क्या लगा है, क्या ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ बहुत 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 ज़्यादा डीप एनालिसिस हमने की थी इसके बारे में पिछले मंथ की मैगजीन के साइंस एंड टेक के पार्ट में, राइट। चलो आज फिर से करते हैं इसको डिस्कस। तो चंद्रयान 3 की बात अगर हम करें तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हमने क्या किया है, हमारा जो चंद्रयान 3 है उसने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के साउथ पोल पर। देखो, सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग करना ही इम्पोर्टेंस वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि सिर्फ ना केवल सॉफ्ट लैंडिंग की है, बल्कि सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ करी कहाँ है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रयान ने, वो करी है साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर, वहाँ जहाँ आज तक किसी ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, वहाँ पर हमारे चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये भी की जा रही है कि जो स्पॉट, जो जगह जहाँ पर क्या किया है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की है ना, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, उस जगह का नाम रख दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। भाई, जहाँ पर लैंडिंग की है वो जगह भी तो स्पेशल हो गई ना, राइट। तो उस जगह का कुछ नाम भी होना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल नाम है, उस जगह का नाम अब रख दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। साथ ही साथ में वो जगह है जहाँ पर चंद्रयान 2 के लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की थी। तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर है उसने तो सॉफ्ट लैंडिंग की है, बट चंद्रयान 2 का जो लैंडर है लैंडिंग तो उसने भी की थी, बट बस दिक्कत इतनी सी हो गई थी कि वो जो लैंडिंग थी वो कैसी हो गई थी, क्रैश लैंडिंग हो गई थी। बट हमने लैंडिंग तो की, इसीलिए उस जगह का नाम क्या है, अब उस जगह का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। तो जहाँ पर क्या है चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है, दैट पॉइंट इज शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, और वो पॉइंट जहाँ पर चंद्रयान 2 ने लैंडिंग की थी वो पॉइंट है हमारा तिरंगा पॉइंट। तो अगर प्रीलिम्स में आ जाए कि शिव शक्ति, तिरंगा, ये सब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं बल्कि चंद्रमा पर कुछ प्लेसेस हैं, वो प्लेसेस जहाँ पर हमारे लैंडर्स ने क्या किया है, लैंडिंग की है। 23 अगस्त को भी कहा गया है कि ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस दिन हमने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाई है, इसीलिए जो 23 अगस्त है इसको अब हम नेशनल स्पेस डे के तौर पर क्या करेंगे, सेलिब्रेट किया करेंगे। देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है तो आपने देखा होगा कि पूछा गया था, अभी क्वेश्चन जो है इस साल ही आया है, कि ये जो खादी दिवस है वो इस दिन को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, उसका रीजन ये है। इस तरीके का क्वेश्चन आया था, राइट। तो अब यहाँ पर ऐसे ही बात की जा रही है कि ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि क्या है कि जो नेशनल स्पेस डे है ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। रीज़न ये है कि यहाँ पर मून की साउथ पोल पर इंडिया ने लैंडिंग की थी, दैट वॉज सॉफ्ट लैंडिंग, राइट। तो जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो इंडिया ने करके दिखाई थी। तो आपको बताना होगा कि हाँ, दोनों चीज़ें सही हैं और जो है स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आपने देखा ही है कि पैटर्न कितना ज़्यादा एकदम से चेंज हुआ है। अच्छा, चंद्रयान 3 की बात करें तो ये जो चंद्रयान 3 है, जैसा कि हमको पता ही है कि इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला क्या ऑब्जेक्टिव्स है, पहले इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि पहले तो सॉफ्ट लैंडिंग करनी है,
ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी ये है कि जो रोवर है उसको क्या करना है, मून की सतह पर चलाना है। जो रोवर है वो मूव करेगा, जो कि हमें पता है रोवर मूव भी कर रहा है। उसने कई सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से इकट्ठी की है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है, वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँची भी है। तो इन सीटू, और थर्ड वन क्या है, इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स करने हैं जो कि ऑलरेडी हो रहे हैं, हमको पता ही है। तो लैंडर और रोवर जो है उसकी मिशन लाइफ है 1 लूनर डे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में कहीं यही भूल जाएं कि लूनर डे की क्या कहानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर क्या होता है कि हमारी अर्थ के 14 दिन के बराबर एक दिन होता है। ठीक है, तो चंद्रमा का एक दिन कितना लंबा है, हमारे यहाँ पर 14 दिन के बराबर चंद्रमा का एक दिन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर इसका टाइमलाइन कितना रखा है, तो हमारे चंद्रयान 3 जो है उसका टाइमलाइन था कि पूरा एक दिन, चंद्रमा पर एक दिन बिताना है उसको। ठीक है, की फाइंडिंग क्या क्या की है चंद्रयान 3 ने, तो टेम्परेचर का पता चला है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा अलग है वहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम सतह की बात करें, सतह पर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर अगर सतह से 8 सेंटीमीटर हम दूर चले जाते हैं, सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, मतलब खुदाई कर रहे हैं और सिर्फ 8 सेंटीमीटर की खुदाई हमने की, तो नीचे टेम्परेचर हो जाता है -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ से हमें पता चला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्स। मून पर कौन कौन से एलिमेंट्स मिले हैं, तो जो लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है, जो हमारा लीज़ा है। ठीक है, लीज़ा जो लगाया गया है प्रज्ञान रोवर पर, उसने क्या किया, उसने ये बताया है कि मून का जो साउथ पोल है उस पर सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो एलिजा लगा हुआ है, जो लीज़ा लगा हुआ है, ये क्या है, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो कि हमारे प्रज्ञान रोवर पर लगा हुआ है। उसने क्या चीज़ कंफर्म की, उसने कंफर्म किया है कि मून की सतह पर क्या है, सल्फर प्रेजेंट है। और क्या क्या प्रेजेंट है, तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट हैं, ऐसा भी बताया गया है। अच्छा, थिन प्लाज्मा की भी बात की जा रही है। तो लैंगमुइर प्रोब जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्लाज्मा की प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए लगाया गया है, तो उसने पता करा है कि जो मून का सरफेस है उस पर थिन प्लाज्मा भी प्रेजेंट है। ये जो डिस्कवरी है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या हो सकता है फिर कि रेडियो वेव्स जो है वो ईजिली पास हो सकती हैं स्पेस के द्वारा, और इससे क्या होगा कि ल्यूनर मिशंस के लिए हम यहाँ पर ईजिली कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि थिन प्लाज्मा है, ये पता चला। तो ये पता चला तो इससे क्या हुआ, क्या इम्पोर्टेंस है इस थिन प्लाज्मा की, तो इम्पॉर्टेंस थिन प्लाज्मा की ये है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, भाई थिन प्लाज्मा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है रेडियो वेव्स ईजिली पास हो पाएंगी, और रेडियो वेव्स जब पास हो पाएंगी तो कम्युनिकेशन हो सकता है। और कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ पर अगर हम सपोज करो कि अगर हम मून पर कुछ ह्यूमन को भेजेंगे तो ह्यूमंस के साथ में जो हमारे अर्थ से कम्युनिकेशन है वो ईजिली हो पाएगा, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने पता करा कि जो मून है उस पर सिस्मिक एक्टिविटी भी होती है, जैसे इंडिया में भूकंप आते हैं, जैसे हमारे अर्थ पर भूकंप आते हैं, ऐसे ही मून पर भी जो भूकंप हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा है इल्सा, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा है इल्सा, इसने बताया कि वहाँ पर मून पर जो है वो क्वेक आते हैं, मतलब कि भूकंप का जो है पता चला है, लेकिन एग्जैक्ट नेचर क्या है उस भूकंप का वो नहीं पता चला। जैसे हमारी अर्थ की बात करें तो अर्थ में भूकंप आता है तो हमको पता है कभी कभी धीरे धीरे सिर्फ हिलता है, हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें हिलती हुई नज़र आती हैं, कभी वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि सारी बिल्डिंग्स तोड़ देता है, राइट, और कभी कभी भूकंप की वजह से सुनामी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो हमको पता है कि भूकंप का नेचर आखिर क्या है। वहीं पर अगर हम मून की बात करें तो मून पर इसका नेचर क्या है ये अभी इन्वेस्टिगेशन के ही अंतर्गत चल रहा है।
क्रेटर की भी फाइंडिंग की गई है। तो चंद्रयान 3 रोवर ने जो है पाया है कि एक 4 मीटर के डायमीटर का क्रेटर भी मून की सरफेस पर है। अब बात की जा रही है प्लाज्मा की। हमने पता करा ही है कि थिन प्लाज्मा जो है वो मून की सरफेस पे है। तो क्या होता है ये थिन प्लाज्मा, चलो जानते हैं। तो प्लाज्मा कुछ और नहीं है बल्कि मैटर की ही 4th स्टेज है। अब आप कहेंगे मैम हमने तो 3 ही स्टेज जो है मैटर की 3 ही स्टेट के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जो मैटर है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैसियस हो सकता है। आप बोल रहे हो कि ये चौथी भी स्टेट है, तो हाँ जी, चौथी नहीं बल्कि 5 स्टेट भी हैं। ठीक है, तो अगर हम 4th स्टेट की बात करें तो 4th स्टेट है प्लाज्मा। ठीक है, तो ये क्या है, एक गैस है जो कि इतनी ज़्यादा हॉट है, इतनी ज़्यादा गर्म है कि यहाँ पर क्या होता है, एटम्स यहाँ पर स्प्लिट हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा कैसी स्टेट है, तो बहुत ही ज़्यादा हॉट स्टेट है जिसमें एटम्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में। अब बात की जाए कि हमारा चंद्रयान 3 है उसने अभी की है सॉफ्ट लैंडिंग। तो कैसे होती है ये सॉफ्ट लैंडिंग? वैसे तो इस बार अगर हम देखें चंद्रयान 3 को इतना ज़्यादा कवरेज मिला, मीडिया कवरेज इतना मिला कि हर किसी को चंद्रयान की टेक्निकलिटीज़ के बारे में पता चल चुका है। बट फिर भी चलो देख लेते हैं। देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा लैंडर है। ठीक है, इसके अंदर ही रोवर है। ये अब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेकिंग फेज जो वो शुरू होता है। लैंडर जो है प्रपोजल मॉड्यूल से अलग होना शुरू करता है। स्पीड है 6000 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, फिर यहाँ पर डी बूस्टिंग शुरुआत होती है, डी बूस्टिंग की, और लैंडर जो है वो जो लोअर ऑर्बिट है मून की, वहाँ पर एंटर करता है। अब यहाँ पर जो है ऊंचाई आ गई है 30 किलोमीटर के लगभग। यहाँ पर क्या है कि थ्रस्टर्स का यूज़ किया जा रहा है। विक्रम जो हमारा लैंडर था उसने अपनी स्पीड कम की। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ऊंचाई जो है, अब ये धीरे धीरे जब थ्रस्टर्स का यूज़ होने लगेगा फिर क्या होगा, विक्रम जो है एक सरफेस पर स्कैन करेगा पहले कि कहाँ पर हमको क्या करना है, लैंडिंग करनी है, कोई गड्ढे वड्ढे ऊबड़ खाबड़ जगह तो नहीं है। जब सारी चीज़ें फाइनल हो जाएगी फिर धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे उतरेगा और फिर टच करेगा मून की सतह को, और ऐसा सब कुछ हो चुका है। तो ये प्रोसेस थी सॉफ्ट लैंडिंग की। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया जो है ना वो स्पेस की फील्ड में रेस लगा रहा है। कैसे रेस लग रही है, चलो जानते हैं। तो अभी न्यूज़ यही है कि हमने क्या किया, सक्सेसफुली मार्स मिशन जो हमारा मंगलयान मिशन था, राइट, उसमें हमने काफ़ी अच्छी सक्सेस जो है अचीव की थी। उसके बाद हमने मून मिशन जो है उसमें भी अब सक्सेसफुल हम रहे हैं। चंद्रयान 3 हमारी बहुत ही बड़ी सक्सेस रही। उसके बाद सोलर मिशन आदित्य L1 को हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो ये सब जो हमने करा है इसके बाद में हमारा जो स्टेटस है, ठीक है, स्पेस की फील्ड में बहुत बढ़ गया है। ठीक है, हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं स्पेस की फील्ड में, इसीलिए जो ग्लोबल स्टेटस है इंडिया का इन द फील्ड ऑफ स्पेस बहुत इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, अब स्पेस रेस के अगर हम बैकग्राउंड के बारे में जाने तो स्पेस रेस क्या है, तो मिड 20th सेंचुरी कोल्ड वॉर का एरा था। तब यहाँ पर क्या हुआ कि कंपटीशन चल रहा था रशिया यानी उस टाइम पर सोवियत यूनियन, ठीक है, तो सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में क्या चल रहा था कि एक हम बोलते हैं ना टग ऑफ वॉर, वो चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था कि कौन जो है स्पेस को सबसे पहले एक्सप्लोर करेगा। फिर स्पेस रिसर्च इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारी इंडिया में स्पेस रिसर्च को लेकर एक्टिविटीज़ कब से शुरू हुई, तो अर्ली 1960s में हमारी इंडिया में जो है ये स्पेस रिसर्च को लेकर एक्टिविटीज़ शुरू हुई। इसरो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ। और उसके बाद हम बात करें कि सबसे पहला लॉन्च व्हीकल हमारा था SLV-3, ठीक है, इसने सक्सेसफुल फ्लाइट ली 1980 में। तो 1969 में इसरो इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद में SLV-3 ने सबसे पहली जो फ्लाइट ली है वो ली है 1980 में। 1990s का अगर हम टाइम देखें तो हमने क्या किया, डेवलप किया हमारा PSLV को, और GSLV भी है जो डेवलपमेंट जिसका हो गया। तो 1990s के समय जब चल रहा था उस टाइम तक हमने PSLV और GSLV को बना लिया। PSLV GSLV जब तक हमारे पास नहीं थे तब तक हमारे पास में था SLV-3। अब टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। स्पेस रेस जो US और USSR के बीच में हुई थी, तो 1975 में USSR ने सबसे पहला जो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है जिसको हम स्पुतनिक फर्स्ट बोलते हैं और स्पुतनिक सेकंड बोलते हैं, उनको इन्होंने क्या किया, लॉन्च कर दिया। तो USSR पहली वो कंट्री बना जिसने क्या किया था, सबसे पहले स्पेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। 1957 का समय USSR ने लॉन्च किया
स्पुतनिक फर्स्ट, और उसमें वो क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट पहला अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बना। स्पुतनिक सेकंड की बात करें तो इसमें एक डॉग भी गया था और उस डॉग का नाम था लाइका। ठीक है, तो स्पुतनिक सेकंड में एक डॉग जो है स्पेस पहुंचा, लाइका नाम का डॉग था। और 1957 में समझ लो कि डॉग जो है उसने स्पेस का ट्रेवल किया। फिर हम जनवरी 1958 की बात करें तो एक्सप्लोरर 1, ठीक है, यूएस का पहला सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचा। तो अगले ही साल बात करी जाए 1957 में तो जो है यूएसएसआर ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, किसको, स्पेस को। और 1958 की बात करें अगले साल तो एक्सप्लोरर 1 पहुंच गया यूएस का कहाँ पर, ऑर्बिट में। फिर 1958 में नासा बनाया गया और उसके बाद में यूएस ने स्कोर को लॉन्च किया, जो कि दुनिया भर का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ठीक है, फिर अगस्त 1960 की बात करें तो यूएसएसआर का स्पुतनिक 5 जो है पहला एनिमल्स जो है वो स्पेस से जिंदा वापस भी आ गए। देखो पहले तो बात करें लाइका, तो लाइका स्पेस में गया तो बेचारा, बट वो वापस नहीं आ पाया। लेकिन अगर हम बात करें अगस्त 1960 की, तो उस टाइम पर क्या हुआ, एनिमल्स जो हैं उनको स्पेस ले जाया गया, घुमाकर वापस भी लाया गया, वो भी जिंदा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पुतनिक 5 वो रॉकेट था जो कि क्या करके गया था, बेल्का और स्ट्रेलका 2 डॉग्स हैं, उनको कहाँ गया, लेकर गया था स्पेस में, और वहाँ से वापस भी लाया, साथ में कुछ प्लांट्स भी लेकर गया था। 1961 की बात करें तो यूएसएसआर की ही यूरी गगारिन जो हैं वो पहले मैन थे जो कि स्पेस में गए। ठीक है, उसके बाद में एलन सेफर्ड भी गए। ठीक, फिर 1968 की बात करें तो यूएस का स्पेसक्राफ्ट है अपोलो 8, वो पहला ह्यूमन क्रूड स्पेसक्राफ्ट बना जो कि मून पर गया, उसको ऑर्बिट किया और फिर अर्थ पर सक्सेसफुल हुआ, वापस आया। जुलाई 1969 की बात करें तो अपोलो 11 ने जो है अपोलो 11 को लॉन्च किया गया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले मैन बने जो कि मून पर वॉक करके आए थे, वहाँ पर चल फिर कर आए थे, आराम से सैर करके आए। 1975 की बात करें तो यूएस और यूएसएसआर दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट मिशन भी लॉन्च किया। अभी कुछ सक्सेस की बात करें तो रिसेंटली क्या किया गया है, इंडिया के द्वारा जो सक्सेसेस अचीव की गई हैं उसमें हमने देखा मॉम मिशन, यानी कि मंगलयान मिशन 2013 में हमने जो लॉन्च किया था, उससे हम पहले ही अटेम्प्ट में पहली बार हमने मार्स की ऑर्बिट किया है। ठीक है, वहाँ तक हम पहुँचे और इससे क्या हुआ कि हम पहली वो कंट्री बने जो कि मार्स की ऑर्बिट पर पहले ही अटेम्प्ट में पहुँच पाया। 104 सैटेलाइट हमने एक ही लॉन्च में जो है पहुँचाए हैं स्पेस में। तो 2017 में PSLV C-37 ने क्या किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कैसे कि 107 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सिंगल लॉन्च में ही पहुंचा दिया। चंद्रयान 3 जो है हमने देखा ही, चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हुआ सक्सेसफुली, सॉफ्ट लैंडिंग की है, साउथ पोल पर की है, तो इससे तो हमारी जो प्रेस्टीज है वो बहुत बढ़ ही गई है। लेकिन अगर हम इंडियन स्पेस सेक्टर की बात करें तो अभी कुछ ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम बात करें स्पेस सेक्टर की तो वहाँ पर कॉमर्शियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसरो जो है वो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ यानी कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ है उनको प्रमोट करता हुआ नज़र आ रहा है कि वो इंडिपेंडेंट स्पेस एक्टिविटीज़ को भी अब कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इन स्पेस की तो इन स्पेस जो है एक सिंगल विंडो एजेंसी बन गया है जो कि इन प्राइवेट एजेंसीज को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उनके प्रपोजल्स को अचीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है और उन पर अग्री भी कर रहा है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बहुत बड़े हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसरो की, तो इसरो ने अभी आर्टेमिस अकॉर्ड जो है उस पर साइन किया है। ठीक है, ये एक ज्वाइंट लूनर मिशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि जापान के साथ में भी एक ज्वाइंट लूनर मिशन जो है वो साइन कर लिया है। साथ ही साथ में सार्क सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और रडार सैटेलाइट जो निसार है उसमें भी हमने ज्वाइन किया है नासा को। नेक्स्ट है फोकस किया है कि एक्सप्लोरेशन मिशंस हैं उस पर जो चैलेंज आ रहे हैं उन चैलेंजिंग एक्सप्लोरेशन मिशंस को पर हम फोकस कर रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आसान आसान काम तो सब कर ही रहे हैं, हम थोड़ा चैलेंजिंग काम करेंगे। तो इंडिया जो है पहली एशियन कंट्री बना जो कि मार्स की ऑर्बिट तक पहुंच पाया है। साथ ही साथ में हमने जो है अभी लूनर साउथ पोल पर भी सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाई। हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि हम नई टेक्नोलॉजी जैसे कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को बना रहे हैं, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक
डेसिलरेटर को भी बना रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंशन कर रहे हैं सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज का, जो सैटेलाइट के द्वारा दी जा रही सर्विसेज हैं उनको भी और ज़्यादा हम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करें कि जो इंडिया है उसका रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। बात इम्प्लीकेशंस की करें तो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में अगर हम देखें तो रशिया जो है वो तो स्पेस सुपर पावर पहले होती थी यूएसएसआर के टाइम पर, लेकिन अब ये सुपर पावर नहीं रही है। तो इससे जो है इंडिया की कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम क्या कर सकें ग्लोबल लेवल पर अपनी जो स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना जो दबदबा है वो बना सकें। तो हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, हमें एक चांस मिला हुआ है। इंडिया जो है स्पेस स्टार्टअप हब की तरह बनता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया जो है उसमें लगभग 150 रजिस्टर्ड स्पेस टेक स्टार्टअप्स अभी हैं। ठीक है, लीडिंग नेशन कौन कौन सी है सैटेलाइट लॉन्च में, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 95% जो है हमारा सक्सेसफुल हम रहते ही हैं जब भी हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो इससे जो है कि हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इवॉल्व करना है, यंग टैलेंटेड माइंड्स हैं उनको हमें और ज़्यादा आगे लेकर जाना है, जिससे कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब अगर स्पेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में, तब आप उस आंसर को बहुत अच्छा कर सकते हैं कुछ डेटा को कोट करके। तो वो डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा यहाँ से ही आएगा, यहाँ पर हम उस डेटा को देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि 381 फॉरेन सैटेलाइट्स जो हैं, राइट, 381 फॉरेन सैटेलाइट्स अभी लॉन्च की हैं, कहाँ पर, इंडिया ने। तो इंडिया ने 1999 से लेकर 2022 तक अगर देखें हम तो लगभग 381 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। $279 मिलियन रेवेन्यू अभी इंडिया ने अर्न किया है फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। ठीक है, 10% शेयर जो है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का आता है। ठीक है, 2030 तक ऐसा हो जाएगा। अभी तो सिर्फ 2 और 3% ही हमारा शेयर है, लेकिन 2030 तक हमारा शेयर जो है वो 10% हो जाएगा। $13 बिलियन जो है वो हमारा साइज होगा 2025 तक हमारी स्पेस इकोनॉमी का, ऐसा भी बोला गया है। अब कुछ स्पेस स्टार्टअप जो इंडिया में हैं उनकी अगर हम बात करें तो आपको नाम याद रखने हैं, जैसे स्कैरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल्स एंड ध्रुवा स्पेस। तो आपसे पूछा जाए पिक्सेल्स क्या है, तो कहीं आप ये मत सोच लेना कि ये तो कोई सॉफ्टवेयर लग रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक स्टार्टअप है और वो भी स्पेस रिलेटेड। ठीक है, इसरो के कुछ मिशंस हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, चलो जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 1975 में, तो हमारा मिशन रहा आर्यभट्ट, जो कि पहला इंडियन सैटेलाइट हमने लॉन्च किया। 1983 में आते आते हमने क्या करा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को बनाया। ये एक सीरीज़ है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की, जो कि हमें टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मीट्रोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद 2008 में आ जाए अगर हम, तो 2008 में चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया, जो कि पहला मिशन रहा हमारा मून की तरफ, जिसमें हमने ये एविडेंस को खोजा कि हाँ जो लूनर सरफेस है उस पर पानी है, चंद्रमा पर पानी की खोज हमने की 2008 में। 2014 में मंगलयान हमने जो है उसमें काफ़ी ह्यूज सक्सेस को अचीव किया। 2017 में हमने PSLV जो है उसको बनाया, तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लॉन्च हुई जिसमें 104 सैटेलाइट्स हमने जो है एक ही लॉन्च में पहुंचाए ऑर्बिट में। 2019 में चंद्रयान-2 हमने जो है ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर जो है ये पहुंचाने चाहे चंद्रमा पर, पहुंच भी गए बट सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। 2023 में चंद्रयान-3 हमने देखा ही कि मासिव सक्सेस हमको मिली है। 2023 में ही हमने पिछली जो मैगजीन थी उसमें भी बात की थी कि आदित्य L1 जो है वो लॉन्च हो चुका है, और ये जो है कुछ टाइम बाद हमको सन के बारे में काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड भी करेगा। 2024 में नासा और इसरो का जो है निसार सैटेलाइट पहुंचेगा, जिसका मिशन का इसका काम जो है वो ये है कि पूरे ग्लोब को 12 दिनों में मैप कर लेना है। 2024 में ही स्पेसएक्स होगा, जो कि ट्विन स्पेस क्राफ्ट मिशन है। 2024 में ही मंगलयान-2 भी हमने प्लान कर रखा है। 2024 में ही गगनयान जो है वो भी लॉन्च होगा। 2031 में शुक्रयान, हम वीनस की तरफ भी मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्यों है चर्चा में और होती क्या है, सब कुछ जानेंगे। तो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि मटेरियल LK99 जो है उसके क्लेम ये हैं कि रूम टेम्परेचर पर ये जो हमारा मटेरियल है ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। ऐसा खूब हो हल्ला मच रहा था कि हमने जो है
सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर लिया है, वो भी रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई, पता लगाया, इसको क्रॉस चेक किया, तो पता चला कि ये हो हल्ला, बस हो हल्ला ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो मटेरियल है LK99, ये सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा है रूम टेम्परेचर पर। तो अगर हम बात करें, साउथ कोरिया के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया था, जिसमें इन्होंने ये क्लेम किया कि LK99 एक ऐसा मटेरियल है जो कि रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी को शो कर रहा है। LK99 एक डार्क ग्रे कलर का सॉलिड है जो कि क्रिएट किया गया है जब मिक्सचर जो है पाउडर्ड कंपाउंड, जो लेड, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस जो है, इनके मिक्सचर जो हैं उनको खूब ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तब जो मटेरियल बनता है वो होता है LK99। अब बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी की, जिसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है बट मिल नहीं पा रहा। सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर कुछ मटेरियल जो है वो ज़ीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को शो करते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो और ज़्यादा दिखाते हैं जब ये कूल डाउन हो जाते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर मटेरियल्स एकदम से चेंज हो जाते हैं अपना नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट से एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो मीजनर इफेक्ट क्या है? जिसमें एक्सपल्जन होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक सुपर कंडक्टर के अंदर से, ठीक है। इसके ट्रांजिशन जब होता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में तब। अच्छा, करंटली बात करें तो सुपर कंडक्टिविटी जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस, -250 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेकर जाएंगे तब ही हम क्या कर सकते हैं, किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। बट ये जो -250 डिग्री सेल्सियस ले जाना है ये बहुत टफ टास्क है और कॉमन लोग जो हैं वो इसको अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा मटेरियल हम ढूंढ लें जो कि बिल्कुल भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करे और जो है मटेरियल वो जो रहेगा वो बहुत ही सही, जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर सुपर कंडक्टिविटी को शो कर सके। बट वैसा मटेरियल मिल नहीं रहा है। लोग क्लेम तो बहुत कर देते हैं कि हमने ऐसा काम कर दिखाया है, बट जब हम जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि ऐसे तो कुछ नहीं है, सब बड़बोले ही निकले, ठीक है। कुछ केसेस में जो मटेरियल्स हैं वो सुपर कंडक्टिविटी को थोड़े से हायर टेम्परेचर पर भी शो करते हैं, बट वो टेम्परेचर जो है तब ऐसा होता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा करना पड़े, या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है या प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है। तो आप तो अगर आपकी ही बात कर लो तो क्या आप नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर पाएंगे? नहीं। क्या आप किसी मटेरियल को -250 डिग्री टेम्परेचर पर रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। इतना सारा प्रेशर दे पाएंगे? नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा। हम जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स तो होते ही नहीं हैं, राइट। तो हमारे लिए ये चीज़ कैसे यूज़ में आएगी? इसीलिए हम सब भी इस चीज़ का यूज़ कर सकें, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि सुपर कंडक्टिविटी वाले मैटर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिविटी को शो कर पाएँ, ऐसा कुछ कर दिखाना है। अभी जीरो रेजिस्टेंस जो है ये कैसे अचीव की जाती है? तो नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेजिस्टेंस को फेस करते हैं जब वो मूव करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से, क्योंकि वहाँ पर जो है एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इस वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है। लेकिन कुछ मटेरियल जो हैं जब उनका टेम्परेचर लोअर कर दिया जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली बाउंड पेयर्स बना लेते हैं, बीच में जगह बन जाती है और वहाँ से फिर वो है मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इस वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस नहीं रहती है। और ये जो पेयर बनते हैं उनको हम कूपर पेयर्स कहते हैं। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स जिनमें कूपर पेयर के अंदर ही अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईजिली स्कैटर नहीं हो पाते हैं और इस वजह से पासिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक मटेरियल के ऊपर ग्लाइड करने लगते हैं, इससे सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। अब सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो है ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि सुपर कंडक्टिविटी को लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर पर शो कर सके। अब रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स जो हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कंडीशंस को अचीव करना ही काफ़ी मुश्किल है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर उसको चाहिए होता है जो कि हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऐसा मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है जो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में ठीक ठाक बना रहे।
फिर उसके बाद में कूपर पेयर्स जो है वो हायर टेम्परेचर पर बनते नहीं हैं। रूम टेम्परेचर थर्मल एनर्जी जो है वो रिलेटिवली हाई होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है कूपर पेयर्स बनाते ही नहीं हैं, और इस वजह से जो है रेजिस्टेंस जो है वो होती ही होती है। अब रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी को अगर हम अचीव कर लेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि जो है एनर्जी ट्रांसमिशन हम करते हैं ग्रिड्स के जरिए, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसमें आते टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लूज़ हो जाती है और काफ़ी महंगा भी पड़ता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो हम ट्रांसमिशन करते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंसी आएगी, कॉस्ट भी कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा, और कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी कम हो जाएगी, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ती हो जाएगी। नेक्स्ट है कि एमआरआई जो है वो उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी बेटर हो जाएगी, जिससे कि इमेज रेजोल्यूशन और ज़्यादा एचडी ग्लो में आएंगे, और फास्टर स्कैनिंग होगी, जिससे मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस हम कर पाएंगे किसी भी पेशेंट की बीमारियों की। नेक्स्ट है कि जो रिड्यूस कर पाएंगे मैगलेव ट्रेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो इसकी भी कॉस्ट हम कम कर पाएंगे। फिर है एफिशिएंट और लेस एनर्जी कंज्यूमिंग सुपर कंप्यूटर्स आ पाएंगे, और उनको हम बहुत ही ईजिली यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें नोबेल प्राइजेस जो कि सुपर कंडक्टिविटी में रिसर्च करके लोगों ने जीते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो 1913 में ही जो हमारे HK ओन्स हैं उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी 1911 में, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिर जॉन बर्डीन, लियोन कूपर और जो रॉबर्ट श्रीफर हैं उन्होंने डेवलप किया ब्रेडन कूपर एंड श्रीफर्स थियोरी, ठीक है, जो कि बताती है कि सुपर कंडक्टिविटी के मैकेनिज्म जो है कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर में कैसे होता है, और इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला। फिर है ब्रायन डी जोसेफसन, लियो इसाकी एंड आइवर गीवर, ठीक है, तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जोसेफसन इफेक्ट होता है, और इस वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला। नेक्स्ट है कैपेस्टा को 1978 में जो है बेसिक इन्वेंशन इन्होंने किए, डिस्कवरी की थी लो टेम्परेचर फिजिक्स में, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर अलेक्जेंडर म्यूलर और जॉर्ज बेर्नौल्स जो हैं इनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी इन्होंने करके दिखाई कॉपर ऑक्साइड के मटेरियल्स में, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अब हम देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स को, जिसमें बहुत सारी न्यूज़ हमें कवर करनी है, तो फिर चलो कर लेते हैं सारी न्यूज़ को कवर। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया स्टैक की। तो इंडिया ने अभी MOU को साइन किया है ट्रिनिडैड और टोबैगो के साथ में, जिसमें कहा गया है कि हम अपने जो इंडिया स्टैक है उसको ट्रिनिडैड और टोबैगो के साथ में शेयर करेंगे। MOU का एम यही है कि हम जो कस्टमाइज इंडिया स्टैक सोल्यूशंस हैं उसको अडॉप्ट कर पाएंगे, डेटा को जैसे आइडेंटिटी है, डेटा है, पेमेंट सर्विसेज है, वो म्यूचुअल डिजिटल एडवांसमेंट के लिए यूज़ कर पाएंगे। इंडिया ने MOU जो है और दूसरे देशों के साथ में भी साइन किया है, जिसमें इंडिया स्टैक को शेयर किया जाएगा, और वो कंट्रीज़ हैं पापुआ न्यू गिनिया, फिर आर्मीनिया, सियरा लियोन, सुरिनेम, तो इन सब के साथ में भी हम अपना इंडिया स्टैक शेयर करने वाले हैं। तो होता क्या है ये इंडिया स्टैक, किसको हम शेयर करने वाले हैं, ये क्या चीज़ है? तो इंडिया स्टैक क्या है, सेट ऑफ ओपन API है, मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं, जिसका एम यही है कि हम इकोनॉमिक प्रिमिटिव्स को हम यूज़ करेंगे, उसको अनलॉक कर पाएंगे। API क्या होता है, तो ये डिफाइंड रूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट ऐप्स जो हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। इंडिया स्टैक के कंपोनेंट्स जो हैं उनको ओन और मेंटेन किया जाता है अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा। जैसे आधार को ओन किया है UIDAI ने, डिजीलॉकर को मिति ने, UPI को NPCI ने, और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को RBI ने ओन कर रखा है। सिग्निफिकेंस क्या है इस इंडिया स्टैक की, तो ये अलाउ करता है अलग अलग गवर्नमेंट्स को, बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को कि वो क्या कर सकती हैं, प्रेजेंस लेस, पेपरलेस, कैशलेस सर्विस को डिलीवर कर पाएंगी। सिग्निफिकेंट सिनर्जी बनाकर रख पाएंगी डिजिटल इकोनॉमी में, और डिजिटल सर्विसेज जो है सारे से ज़्यादा सिटीजन्स तक पहुंचा पाएंगी। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करेंगे, पर्टिकुलरली जो हमारी AI है, मशीन लर्निंग है, इस फील्ड में। इंडिया स्टैक की अगर हम लेयर्स की बात करें तो 3 लेयर देखने को मिलती हैं। एक आइडेंटिटी लेयर, दूसरी पेमेंट लेयर, तीसरी डेटा लेयर। आइडेंटिटी लेयर में क्या होता है कि हर रेजिडेंट को एक यूनिक ID दी जाती है, और उनको इनेबल किया जाता है कि वो प्रूव करें कि आई एम हु आई क्लेम टू, मैं वो हूँ जो मैं क्लेम करता हूँ कि हाँ मैं वही हूँ, ठीक है, जैसे आधार, KYC, साइन। फिर पेमेंट लेयर में क्या होता है, पे कर सकते हैं हम किसी को भी, ठीक है, इंटरऑपरेटेबल होता है, फास्ट होता है और चीप होता है।
जैसे हम यूपीआई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डेटा लेयर में जो है डेटा को शेयर किया जाता है, जैसे कि डिजी लॉकर हो गया, अकाउंट एग्रीगेटर हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर। तो अभी क्या हुआ है कि 1.34 मिलियन टन का जो ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर है 2011 के अर्थक्वेक से, और जो सुनामी जो आई थी फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में जापान के, तो वो जो पानी है अब 12 सालों के बाद में ट्रीट करके उस पानी को पैसिफिक ओशन में रिलीज़ किया जा रहा है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, तो उसने ये कहा है कि जो ट्रीटेड वाटर है उसको जो डिस्चार्ज किया जा रहा है उसमें नेग्लिजिबल रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट होने चाहिए लोगों पर भी और इन्वायरमेंट पे भी। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसका न्यूक्लियर प्लांट का ये जो है ये कंपनी टेपको जो है यही न्यूक्लियर प्लांट का ऑपरेटर थी जो कि इस प्लांट को एग्जीक्यूट कर रही है। फुकुशिमा प्लांट जो है ये कंट्री के ईस्ट कोस्ट पर, जापान की ईस्ट कोस्ट पर है, लगभग 220 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट दूरी में है, 220 किलोमीटर दूर पर है टोक्यो से। ठीक है, जापान जो है वो क्लेम करता है कि उसने एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ किया है जिससे जो पानी है उसको ट्रीट किया गया है। अब ये जो पानी रिलीज़ हो रहा है पैसिफिक ओशन में, इससे क्या कंसर्न्स है? तो ट्राइटिएटेड वाटर जो है ये डीएनए को डैमेज कर सकता है अगर इसको पिया गया तो। अगर एक्सपोजर हो जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया, अनीमिया, हेमरेज एक्सेट्रा। और सॉइल जो है उसके न्यूट्रिएंट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वेस्ट वाटर को अगर हम रिलीज़ करते हैं तो ओशन जो है वो भी हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा और इससे सॉल्ट है और जो सी फूड है वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। चाइना ने तो सी फूड जो इम्पोर्ट करता था जापान से वो बैन कर दिए हैं, क्योंकि उसको ये लगता है ये जो मटेरियल है, ये जो हम सी फूड ले रहे हैं अब वो तो पॉल्यूटेड हो गए हैं, रेडियो एक्टिव हो गए हैं, तो इससे हमारे यहाँ के सिटीजन्स की हेल्थ ख़राब होगी। अगर हम बात करें IAEA की, तो ये 1957 में इस्टेब्लिश हुआ। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करना चाहता है, न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ जो है उसको प्रमोट करता है और साथ ही साथ में हमको रोकता है कि हम मिलिट्री पर्पज जैसे न्यूक्लियर वेपन है इसके लिए इसको यूज़ ना करें, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ ना करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने नोटिफाई किया है इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड को। ठीक है, और ये किस मिशन के अंडर जो है नोटिफिकेशन आया है, तो ये नोटिफाई किया गया है अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अभी जो नोटिफिकेशन है ये हमको एक लिमिट सेट करके देता है कि किस लिमिट के अंदर अगर हम एमिशन होता है कितना, अगर एमिशन होता है हाइड्रोजन के द्वारा, तो हम बोलेंगे देखो हाइड्रोजन को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते टाइम जो एमिशन हो रहा है वो कितना ज़्यादा हो सकता है, उसकी एक लिमिट बता दी है कि अगर इतना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते समय एमिशन हो रहा है तो कोई बात नहीं है, इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन मानेंगे। बट अगर इससे ज़्यादा, इस लिमिट से ज़्यादा अगर एमिशन हो रहा है तो फिर वो जो हाइड्रोजन बनकर तैयार होगी वो ग्रीन नहीं होगी। हाइड्रोजन जो है वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम सबको पता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का। इससे जो है वाटर जिसको हम H2O बोलते हैं, वो H2O जो है वो H और O2 में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक है, और ग्रीन कब हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो हमने फ्यूल यूज़ किया है वो रिन्यूएबल एनर्जी अगर हमने यूज़ की है तब जो हाइड्रोजन बनकर आएगी दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके हमने देखा ही है। ठीक है, फिर है एमिशन की थ्रेशोल्ड कितनी रखी, कितनी लिमिट रखी है कि जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन बनते समय जो एमिशन होता है वो कितना हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सिर्फ 2 किलो CO2 जो है उतनी ही अगर रिलीज़ होती है तब हम क्या बोलेंगे कि चलो 2 किलो ही तो निकली है, कोई बात नहीं है, ये जो हमारी हाइड्रोजन बनी है ये ग्रीन है। नोडल अथॉरिटी कौन है, तो यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो नोडल अथॉरिटी है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन का टैग देगी, जो हाइड्रोजन बनेगी वो उसके लिए। ठीक है, अब ये जो हमारा नेशनल मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, इसको जानते हैं। तो इसका एम यही है कि इंडिया को हम ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन को बनाएगा, उसका यूज़ करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, तो स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम है एक जिसको हम साइट बोलते हैं जो कि फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा। फिर है शिप,
ठीक है। शिप क्या है? स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। ठीक है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। इसके आउटकम्स क्या हैं? 2030 तक क्या क्या आउटकम्स होंगे? तो कहा गया है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन हर साल हम क्या करेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन को बनाएंगे, ऐसी कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए। फिर 50 मिलियन मीट्रिक टन जो है एनुअल ग्रीन गैस एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, उनको हम रोकेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 125 गीगावाट की हम ऐड करेंगे 2030 तक, और 1 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव रिडक्शन करेंगे फॉसिल फ्यूल के इम्पोर्ट का। नेक्स्ट है ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम। तो जो हमारी नीति है उसने लॉन्च किया है ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसको डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल। ठीक है, और इसमें ज्वाइंट फंडिंग हो रही है मीति और केरल गवर्नमेंट की इंडस्ट्री पार्टनर के साथ में। एम यही है कि जो हमारे ग्राफीन रिसर्च है, कॉमर्शलाइजेशन है, इसमें जो गैप है उसको हमें ब्रिज करना है। ग्राफीन के बारे में जाने तो ग्राफीन एक सिंगल लेयर का क्या है? कार्बन आइटम्स की सिंगल लेयर है जो कि हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज की गई है, जो कि 2D स्ट्रक्चर को बनाती है। 2004 में इसको फाइंड आउट किया गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बहुत ही पतली होती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बहुत होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये जो है टच स्क्रीन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, लाइट पैनल्स के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, सोलर सेल्स में यूज़ किया जा सकता है, DNA को सिक्वेंस करने में यूज़ कर सकते हैं, और जो ड्रग डिलीवरी है उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल इंडिया रिस्क 5th माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम। तो क्या है ये? तो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है DIRV प्रोग्राम। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हम नेक्स्ट जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर्स को इंडिया में ही बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो पार्टनरशिप है स्टार्टअप्स, अकेडमिया, मल्टीनेशनल्स के बीच में वो इंश्योर होगी, जिससे कि ये जो पार्टनरशिप है ये सब मिलकर इंडिया को रिस्क 5th टैलेंट हब बनाएंगे, सप्लायर बनाएंगे रिस्क 5th सिस्टम ऑफ शिप्स का। ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर 5th रिस्क 5th जिसका नाम है। तो रिस्क 5th क्या है? इसको हम बोल सकते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर 5th। ये एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है जो कि हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? कस्टम प्रोसेसर्स को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं? तो वेयरेबल एप्लीकेशंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में यूज़ कर सकते हैं, डेटा सेंटर्स में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट है फिंगर माइन्यूटी रिकॉर्ड। ठीक है, फिंगर इमेज रिकॉर्ड, जिसको FIR मोडालिटी बोल रहे हैं। ये क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन लर्निंग बेस्ड टूल है जो कि कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, जो फिंगर माइन्यूटी और फिंगर इमेज है इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, ये चेक करने के लिए कि जो फिंगर जो है, फिंगर जो हम ले रहे हैं, फिंगर का प्रिंट ले रहे हैं, वो एक लाइव फिंगर से ले रहे हैं कि कोई क्लोन तो नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर आपने मूवीज़ में भी देखा हो, कुछ डिटेक्टिव जो मूवीज़ होती हैं वैसे अगर देखा हो, तो उसमें क्या होता है, जो एनिमी है उसकी फिंगर जो है वो कट कर ली, उस फिंगर को लगाया जा रहा है, और जो है फिर डेटा एक्सेस मिल जाता है, या फिर कोई जो है दरवाज़ा खोलना होता है जिसमें फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है, तो उसका जो एनिमी है उसको मार दिया गया है, उसका फिंगर काट लिया गया है, और उस फिंगर को लगाकर एक्सेस मिल जाता है, अंदर चले जाते हैं। या फिर जो है वो फिंगरप्रिंट जो है उसके क्लोन फिंगर बना ली जाती है और उससे एक्सेस मिल जाता है। इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो अब ना हो सकें, इसको डिटेक्ट करने के लिए ही ये टूल बनाया गया है। UIDAI ने इसको जो है यूज़ किया है, इस टूल को बनाया है, जिससे कि जो आधार कार्ड जो पेमेंट होते हैं, आधार कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड का यूज़ करके पेमेंट होते हैं, उसमें कोई फ्रॉड ना हो सके। लो पंजेंट मस्टर्ड बनकर तैयार हो गई है। अब या अगर आप खाना खाते हो और उसमें अगर सरसों का तेल पड़ जाए तो आप जो है अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने लगते हो कि मम्मा ये क्या बना दिया, कौन सा तेल डाल दिया, इसमें तो बहुत तेज़ से स्मेल आ रही है, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन अब क्या है, ये टेंशन जो है आपकी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जो हमारे इंडियन रिसर्चर्स हैं उन्होंने लो पंजेंट मस्टर्ड बना लिया। मतलब कि एक ऐसी सरसों का जो पौधा है वो तैयार किया है जिसमें जो स्मेल है वो बहुत कम आती है, वो बहुत तीव्र सी जो स्मेल होती है ना सरसों की, वो यहाँ पर नहीं आएगी। ये जो नई वैरायटी है इसमें जो स्मेल है वो बहुत कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्लूकोसिनोलेट का यूज़ जो है वो बहुत कम किया गया है।
ग्लूकोसिनोलेट्स जो है ये सल्फ़र का एक ग्रुप है, नाइट्रोजन और सल्फ़र का एक ग्रुप है जिसमें कंपाउंड्स होते हैं जो कि ये पंजेंसी जो एकदम से बहुत तेज़ सी स्मेल आती है मस्टर्ड में, वो इसी वजह से आती है। और ये इसलिए होती है जिससे कि कोई एनिमल है, कोई पैथोजन है, वो इन प्लांट्स पर अटैक ना कर दे। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो ये खाने लायक नहीं रहती है। अगर बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है सरसों में तो वो सरसों कैसे खाएंगी, ठीक है, नहीं खाई जा सकती, ठीक है। और इससे ग्वाइटर भी हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन जो है वो भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। इंडियन मस्टर्ड की बात करें तो इसमें 120 से लेकर 130 पार्ट पर मिलियन जो है क्या होता है, ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं। अभी प्रोड्यूस होती है जीन एडिटिंग से, जो हमने ये प्रोड्यूस किए, जो अभी लो पंजेंसी वाली हमारी मस्टर्ड है, इसको प्रोड्यूस किया गया है बरुणा, जो हमारी एक हाई यील्डिंग इंडियन मस्टर्ड वैरायटी है, उस पर क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको बनाया गया है। जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके तरीके से नहीं है ये। जीन एडिटिंग में क्या होता है, सिर्फ हम एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल को ही मॉडिफाई करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें क्या होता है कि कहीं बाहर का जीन इसमें डाला जाता है, लेकिन इसमें अगर हम जीन एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ उसी एनिमल या फिर उसी जो प्लांट है उसी का ही जीन रहता है। जीएम क्रॉप्स जो है इसमें क्लियरेंस चाहिए होती है हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। नेक्स्ट है आइंस्टीन क्रॉस। तो ये क्या है, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है आइंस्टीन क्रॉस का एक रेयर एग्जाम्पल। आइंस्टीन क्रॉस एक स्पेसिफिक केस है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। ये फिनोमेना तब होता है जब मासिव ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और मैग्नीफाई कर देते हैं, जो लाइट ऑब्जेक्ट से उनके पीछे से जो लाइट आ रही होती है उसको और मैग्नीफाई कर देते हैं। इससे जो है ये कॉस्मिक टेलीस्कोप के तरीके से यूज़ होते हैं और जो दूर की गैलेक्सीज को भी और ज़्यादा चमका देते हैं। अगर आइंस्टीन क्रॉस की बात करें तो यहाँ पर जो कर्वेचर है स्पेस टाइम का यहाँ पर, तो वो क्या करता है, लाइट को 4 गुना ज़्यादा स्प्लिट कर देता है। ऑब्जेक्ट्स जो हैं लाइट के बिहाइंड उसको जो है 4 में डिवाइड कर देता है, जैसे कि पॉइंट्स हुए क्रॉस के, ठीक है। अनदर केस जो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का, वो है आइंस्टीन रिंग, जिसमें जो पीछे एक लाइट होती है वो गोल गोल बन जाती है, तो वो गोल हो जाती है, 2 गैलेक्सीज एक साथ ऐसी लगती हैं कि वो गोल बन गई हैं। फिर है स्पेस डेवरिस। तो इसरो का जो रॉकेट का डेवरिस था वो अभी ऑस्ट्रेलिया के जो समुद्र के किनारे पर मिला था, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। स्पेस डेवरिस में क्या होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही पार्टिकल्स हो सकते हैं। मेटेरॉइड्स जो हैं वो ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड। वहीं पर अगर हम आर्टिफिशियल डेवरिस की बात करें तो वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। रशिया जो है, उसके बाद में यूएसए, फिर चाइना, फिर फ्रांस, ये सबसे ज़्यादा स्पेस डेवरिस को फैलाते हैं। 2021 में एक बहुत बड़ा सा 25 टन का चाइनीज़ रॉकेट जो है वो इंडियन ओशन में गिरा था। इम्पैक्ट क्या होता है इस स्पेस डेवरिस का, तो इससे मरीन लाइफ को खतरा होता है, ठीक है। पॉल्यूशन इससे बढ़ता है। बहुत सारे लॉन्च व्हीकल जो हैं वो स्पेस में तैरते रहते हैं, इससे दूसरे सैटेलाइट से टकराने का भी खतरा रहता है। अब इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, तो हमारी जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स 1972 है, जिसको हम लायबिलिटी कन्वेंशन कहते हैं, वो ये स्पेस जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं उनको डील करती है। कन्वेंशन ने कहा क्या है कि जो क्लेम है, जो डैमेज हुआ है उसका क्लेम जो है वो सेटल करना होगा। 1 जनवरी 2023 से अगर हम बात करें तो 98 स्टेट्स, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, उन्होंने ये जो लायबिलिटी कन्वेंशन है इसको रेटिफाई कर लिया है और ये अडॉप्ट किया गया था आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का फ्रेमवर्क को लाने के लिए। जो आउटर स्पेस ट्रीटी है ये गवर्न करती है कि किस तरीके से जो हमारा आउटर स्पेस है, चाहे वो मून हो या फिर कोई और प्लैनेट हो, कोई मेट्रॉइड हो, एस्ट्रॉइड हो, उन सबको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसका पीसफुल एक्सप्लोरेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट है अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो इन स्पेस ने अभी क्या किया है, कंसल्टेशन पेपर ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन को रिलीज़ किया है। जो इंडिया के जो सैटेलाइट मिशंस हैं उनसे डेटा लिया गया है और ये जो पेपर है ये अभी रिलीज़ किया गया है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जिससे लैंड, मरीन और एटमॉस्फेयर को हम क्या कर रहे हैं,
गवर्न कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है अर्थ के क्लाइमेट की, ओशन किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, कार्बन कितना बढ़ गया है, एनर्जी कहाँ से कितनी बन रही है, वाटर साइकिल, अल्बीडो, क्रायोस्फीयर, इन सबको मॉनिटर करने में हेल्प करता है। नेशनल सिक्योरिटी भी हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता रहता है कि कहाँ पर क्या हलचल हो रही है, सब कुछ हम देख सकते हैं सैटेलाइट की मदद से। फिर है वैल्यूएबल इंसाइट देता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है जिसकी हेल्प से हम पॉलिसी डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर की फील्ड में, वाटर रिसोर्सेज की फील्ड में, अर्बन प्लानिंग की फील्ड में, रूरल डेवलपमेंट या मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, हर जगह हम यहाँ पर इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। इन स्पेस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है। नेक्स्ट है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर, जिसको हम सॉर्टेड बोल रहे हैं। तो अग्निकुल कॉस्मोस जो कि इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है, उसने क्या किया है, एक सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट ली है अपने लॉन्च व्हीकल की, और वो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है अग्निबाण। ठीक है, अब अग्निबाण के बारे में जानते हैं। सिंगल स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, अग्निलेड इंजन के द्वारा ये पावर किया गया है और ये एंटायरली 3D प्रिंटेड है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अग्निबाण जो है ये लगभग 100 किलो का वजन जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। ट्रेडिशनल जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं जो कि एक गाइड रेल से लॉन्च किए जाते हैं, ये जो हमारा अग्निबाण है ये वर्टिकली लिफ्ट ऑफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल किसलूनर ऑपरेशंस, जिसको हम ड्रैको प्रोग्राम बोलते हैं। तो क्या है ये, तो नासा और जो हमारी डार्पा है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये दोनों मिलकर ड्रैको प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। ड्रैको प्रोग्राम का एम है कि हम न्यूक्लियर पावर्ड स्पेस प्रोपल्जन सिस्टम बनाएंगे, जिससे कि जो हम ट्रैवल करते हैं मार्स तक जाने में हमारा जो समय लगता है वो आधा हो जाएगा। ड्रैको जो है ये लेस एनरिच्ड फॉर्म जो यूरेनियम की है उसका यूज़ करेंगे प्रोपल्जन सिस्टम में, और जो लॉन्च होगी टेस्ट फ्लाइट की वो 2027 में होगी। नेक्स्ट है सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी, जिसको स्टीरियो ए बोल रहे हैं, ये स्पेसक्राफ्ट। तो नासा का स्टीरियो ए स्पेसक्राफ्ट जो है वो सन और अर्थ के बीच से निकला है अभी, और जिससे कि पहला अर्थ फ्लाईवे हुआ है, 17 साल बाद ऐसा कोई मिशन हुआ है। स्टीरियो ए फ्लाईवे जो है ये अलाउ करेगा साइंटिस्ट को कि समझ पाएँ कि कैसे कोरोनल मास इजेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ के आसपास होती है। 2006 में लॉन्च हुआ स्टीरियो जो है ये ट्रेस करता है एनर्जी के फ्लो को और मैटर कैसे सन से अर्थ की तरफ आता है, इस चीज़ को ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है गैलेक्सी ESO 316। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक इमेज जो है कैप्चर की है कि रेगुलर गैलेक्सी की, जिसका नाम है ESO 316। ठीक है, एन इरेगुलर गैलेक्सी जो है इसका कोई भी स्पायरल आर्म नहीं होता, कोई शेप नहीं होता है, इसको हम इरेगुलर गैलेक्सी कह रहे हैं। ये 28.7 मिलियन लाइट ईयर दूर है अर्थ से। ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टेलेशन है इरिडेनस, वहाँ पर ये जो गैलेक्सी है ESO 316 ये मिलती है। ये एक क्लाउड के शेप में बनी हुई है जिसमें छोटे छोटे स्टार्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। जो हबल टेलीस्कोप है ये 1990 में लॉन्च हुआ था, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसको लॉन्च किया, जो कि यूनिवर्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ये ऑर्बिट करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में और बेटर व्यू देता है यूनिवर्स का। नेक्स्ट है नीराक्षी। तो ये क्या है, तो इंडिया ने लॉन्च किया है अपने ही तरीके का खुद का एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, जिसका नाम नीराक्षी रखा गया है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं माइन डिटेक्शन के लिए, माइन डिस्पोजल के लिए, अंडर वाटर सर्वेस के लिए, और जो कि 4 घंटे तक पानी के अंदर जो है रह सकता है, 300 मीटर डीप जा सकता है। ये जो है कैसे बनाया गया है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और MSME एंटिटी एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इसको बनाया है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। तो क्या है ये, तो मिज़ोरम जो है पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिसने आयुष्मान भारत माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट जो है उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। माइक्रोसाइट क्या है, तो एक क्लस्टर है जहाँ पर छोटे और मीडियम स्केल की क्लिनिक जो है, नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स हैं, लैब है, फार्मेसी हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए होंगे। AVDM इनेबल्ड जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होंगे, जो डिजिटल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स के लिए। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने 2023 में लॉन्च किया है 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं माइक्रोसाइट के अंडर? तो प्राइवेट फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जैसे कि स्टैंड अलोन क्लिनिक्स हो सकती हैं, पॉली क्लिनिक्स हो सकती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कि मेडिसिन के सिस्टम में है वो सब इसमें माइक्रोसाइट के अंडर आएंगे। फिर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, जिसको हम प्रिप बोल रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने नोटिफाई किया है प्रिप को। तो ये की हाइलाइट्स क्या हैं? इसका एम है कि इंडस्ट्री एकेडमिया जो है वो आपस में मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे प्रायोरिटी एरियाज़ में, और क्वालिटी रिसर्च कर लेकर आएंगे। 5 साल के लिए ये जो हमारा स्कीम है ये रहेगी। 2 कंपोनेंट हैं, पहला तो हमें रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नाइपर्स जो है वो इंस्टीट्यूट के तौर पर सेट किए जाएंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर सेट किए जाएंगे। नेक्स्ट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक डेडलाइन को सेट किया है कि हमें जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है ज़रूरी। ये इंश्योर करती हैं कि जो प्रोडक्ट है वो जिस तरीके से WHO की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए बनाया गया है, और वो प्रोडक्ट उन जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहा है और उनके ही अंदर कंट्रोल किया जा रहा है। अब ये जो ड्रग मेकर्स हैं उनका जो इनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, उनको इमीडिएटली क्या करना होगा? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा 6 महीने के अंदर, और जिनके जो 250 करोड़ से कम का टर्नओवर रहता है वो 1 साल के अंदर इन प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे। अगर हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की इंडिया में बात करें तो इंडिया में ये जो सिस्टम है 1988 में ही अपनाया गया था 1945 के रूल के अंदर, और यहाँ पर इसको रिवाइज़ किया 2018 में, जिससे कि जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ तालमेल बिठा सकें। अभी बात करें 2000, लगभग 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में, जिसमें 2000 ऐसी हैं जो इसको फॉलो करती हैं। फीवर एंड रिस्क फ्रॉम पैंडेमिक्स। तो G20 के टास्क फोर्स की रिक्वेस्ट पर एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ सोशल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़, वो तैयार किया गया है WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। ये हेल्प करेगा कि बेटर हम तरीके से समझ पाएँ हेल्थ को और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ को, उनका क्या रिस्क है और किस रिस्क की वजह से ये हो रहे हैं, पैंडेमिक कैसे होते हैं, ये सब हमको पहले समझ के रखना है। कोविड-19 की पैंडेमिक जो है उसने जो है ग्रोथ को बहुत बदल दिया है, जिस तरीके से ग्रोथ होती थी उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक डिप्राइवेशन रेट भी बदल दिए गए हैं। फीवर जो क्या है दैट इज़ FVER, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं जो कि हम सिस्टमेटिक वीकनेस को पहचानने में हेल्प करेंगे और जो है गाइड करेंगे कि पॉलिसी कैसे लेनी है, डिसीजन कैसे लेने हैं। की हेल्थ एंड सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि पेंडेमिक के लिए रेलिवेंट होंगे, वो पॉलिसी रिस्पॉन्सिव होंगे, इसीलिए उनको हम यूज़ करेंगे, मॉनिटर करेंगे जिससे कि रिस्क कम से कम हो। डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ सोशल इकोनॉमिक आउटकम्स, अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग इम्पैक्ट होंगे, तो ये हम देखेंगे जिससे कि डिसीजन मेकिंग हमारी काफ़ी अच्छी हो सके। नेक्स्ट है AMR एंड एयर पोल्यूशन। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बढ़ रही है इसका कुछ लिंकेजेस हमें एयर पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उससे देखने को मिलता है, लैंसेट स्टडी ने ये बताया है। ये पहली तरीके की अपनी इन डेप्थ ग्लोबल एनालिसिस है जो कि हाईलाइट करती है कि ह्यूमंस जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एलिमेंट्स के लिए एक्सपोज हो गए हैं जब वो PM 2.5 को इनहेल करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जो तब होती है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट समय के साथ साथ खुद को बदल लेते हैं, उनमें म्यूटेशन हो जाता है और जो हम दवाई खाते हैं उसका उन पर असर होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है G20 वेलकम करता है ग्लोबल इनिशिएटिव्स जिससे कि जो AMR है उसको हम कर्टेल कर सकें। तो यहाँ पर ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि WHO ने बनाया है जिससे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम टैकल कर पाएँ। ये एक्सेलरेट करता है जो डेवलपमेंट है, जो एक्सेस है, ट्रीटमेंट दी जाती हैं ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस के लिए, उसको एक्सेलरेट करता है। सिक्योर की बात करें तो फर्स्ट डेडिकेटेड मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं, जो एसेंशियल एंटीबायोटिक्स हैं वो देते हैं, ठीक है, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट के बियॉन्ड भी जा सकती हैं। WHO ने और GARDP ने इसको मिलकर बनाया है। कम्बेट करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को, तो एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट पार्टनरशिप है जो कि एक्सेलरेट करती है एंटीबैक्टीरियल इनोवेशन के फील्ड में। नेक्स्ट है G20 पैंडेमिक फंड। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है उसको
$25 मिलियन का ग्रांट मिला है अंडर दी पैंडेमिक फंड फॉर स्ट्रेंथनिंग एनिमल हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया। फंड जो है ये सपोर्ट करेगा एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी को, उनको स्ट्रेंथन करेगा, एनिमल की हेल्थ और ज़्यादा अच्छी करेगा। G20 पैंडेमिक फंड जो है इसकी अगर हम बात करें तो $1.4 बिलियन का ये फंड है, 2022 में लॉन्च किया गया है, जब G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास में थी? इंडोनेशिया के पास में। इसकी एम है कि हम फाइनेंस करेंगे क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट्स को, जिससे कि नेक्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक को हम टैकल कर पाएँ। इसमें डोनर कौन कौन है? तो G20 नॉन मेंबर फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इसमें जो है डोनर कर सकता है। इंडिया भी इसका वन ऑफ द मेजर डोनर है। नेक्स्ट है क्रोमोडोमेन हेलिकेस DNA बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक, जिसको हम CHD1L भी बोल रहे हैं। तो एक स्टडी ने रिवील किया है कि जो CHD1L जीन वेरिएंट है वो जो HIV है उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इसका एक वेरिएंट जो है स्पेसिफिकली अफ्रीका की पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। ये जीन वेरिएंट जो है ये वायरल लोड जो है HIV का ब्लड में वो कम कर देता है, ऐसा भी इसमें माना जा रहा है। और ये क्रोमोसोम 1 में ही मिलता है। सिर्फ जो लोग इस वेरिएंट को कैरी करते हैं उनमें वो इस वायरस को कम से कम फैलाएंगे, ऐसा कहा जाता है, और खुद भी वो कम बीमार पड़ते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। ठीक है, तो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है पहली वैक्सीन को, जिसका नाम है एब्रिसवो, जो कि न्यू बॉर्न्स को प्रोटेक्ट करेगा। ये वैक्सीन जो है प्रेग्नेंट मदर्स को दिया जाएगा जब उनकी प्रेगनेंसी के जब लेटर स्टेज चल रही होगी तब। ठीक है, अब ये जो वैक्सीन है ये बहुत ही कंटेजियस वायरस है। RSV जो है, ठीक है, वो क्या है? जो RSV है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, ये बहुत ही फैलने वाला वायरस है, बहुत जल्दी फैलता है, और इस वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो है इंडिविजुअल्स में होते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों, लेकिन इन्फेंट्स और एल्डरली पीपल में बहुत ज़्यादा ये फैलता है। ये जो है बहुत फ्रिक्वेंटली क्या करता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ को और ज़्यादा फ्रिक्वेंट कर देता है इन्फेंट्स में। और ये वैक्सीन जो है ये उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो 60 या फिर 60 से ज़्यादा साल के हैं। नेक्स्ट है नेट एनर्जी गेन। तो US के साइंटिस्ट जो है उन्होंने दूसरी बार ऐसा किया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की, और उस वजह से उनको एनर्जी में गेन प्राप्त हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई को हम कंबाइन करते हैं और सिंगल हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, और बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है। इसको हम काफ़ी डिटेल में अपनी प्रीवियस साइंस एंड टेक की जो विजन IAS की मैगजीन्स है उसमें कवर कर चुके हैं, राइट। फ्यूजन में क्या होता है कि 2 बड़े बड़े पॉजिटिव न्यूक्लियाई जो हैं उनको आपस में हम जोड़ते हैं और फिर एक जो है बड़ा हैवी सा न्यूक्लियाई बनता है और एनर्जी निकलती है। लेकिन ये आपस में रिपेल भी कर सकते हैं, उसको हम कूलम बैरियर बोलते हैं। इंडिया जो है पार्ट है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का, इस प्रोजेक्ट का, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं नेट एनर्जी गेन को फ्यूजन रिएक्टर्स से। ठीक है, और खुद का टोकामक आदित्य हमने बनाया है, इंडिया का खुद का ही टोकामक है जिसको हम आदित्य बोल रहे हैं। नेक्स्ट है डेमन पार्टिकल। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने अभी एक डेमन पार्टिकल को देखा है। ठीक है, तो उन्होंने अभी एक डेमन पार्टिकल कहाँ देखा है? स्ट्रोंटियम ल्यूथेनेट में एक डेमन पार्टिकल को देखा है। डेमन पार्टिकल जो पहली बार जो डेविड पाइंस थे उन्होंने 1956 में प्रेडिक्ट किया था। डेविड पाइंस जो है उनका मानना ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रेंजली बिहेव करने लगेंगे जब वो किसी सॉलिड से पास होंगे। अगर इनफ एनर्जी वो सप्लाई करते हैं, उनको उस सिस्टम को इनफ एनर्जी दे दी गई, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंपोजिट पार्टिकल्स बना लेंगे जिसको हम प्लाज्मॉन्स बोलेंगे। लेकिन एनर्जी जो चाहिए है प्लाज्मॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर ये हम नहीं बना सकते। पाइन का जो डेमन है वो एक एक्सेप्शन है इसके लिए। वो कहते हैं कि डेमन का मतलब है मासलेस है, ये इसमें कोई चार्ज नहीं है और ये लाइट्स के साथ में इंटरेक्ट भी नहीं करता है। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है 2021 में अनाउंस किया नहीं गया, लेकिन 2023 का जो नॉमिनेशन है वो भी स्टॉप कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये एनुअली दिया जाता है आउटस्टैंडिंग रिसर्च अप्लाइड फंडामेंटल 7 डिसिप्लिन्स में दिया जाता है। वो डिसिप्लिन्स हैं बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन, प्लानिटरी साइंस, इंजीनियरिंग साइंस एक्सेट्रा।
ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी यही है, कोई भी सिटीजन जो इंडिया का है जिसकी एज 45 से कम है, ठीक है, उसको मिल सकता है। ओवरसीज सिटीजन जो है इंडिया के, उनको मिल सकता है। इवन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं उनको भी मिल सकता है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो हैं और ये उनको पद्मा विभूषण अवार्ड भी दिया गया था 1954 में। और शांति स्वरूप भटनागर जो हैं वो फाउंडर डायरेक्टर हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। लूनर कोडेक्स की अगर हम बात करें तो ये डिजिटाइज्ड कलेक्शन है कंटेम्प्रेरी आर्ट, पोइट्री, मैगजीन, म्यूजिक, फिल्म, पॉडकास्ट, बुक्स का, जो कि 30,000 आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर्स ने 157 कंट्रीज में करा है, बनाया है। इसमें 4 डिफरेंट टाइम कैप्सूल्स भी हैं जो कि लॉन्च किए गए हैं मून पर। ओरियन कलेक्शन, ठीक है, नोवा कलेक्शन, पेरिग्रिन कलेक्शन, पोलरिस कलेक्शन। नासा के आर्टेमिस के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा मून पर। भू विजन, जिसको हम कृषि रास्ता प्लेटफॉर्म भी बोल रहे हैं, ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिक सॉइल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि 12 तरीके की सॉइल के पैरामीटर्स को मापता है। ठीक है, एक इमीडिएटली क्या कर सकता है, रिजल्ट सॉइल की हेल्थ कार्ड समरी तुरंत ही पहुंचा जो है प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा, जो कि हैदराबाद में है, और कृषि तंत्र के द्वारा ये डेवलप किया गया है। और इसी के साथ हमारा जो लंबा सा लेक्चर है साइंस एंड टेक का वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको साइंस एंड टेक से अब जो डर लगता था वो लगना बंद हो गया होगा और सब कुछ समझ में आने लगा होगा। अगर ऐसा है तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।